क्या होगा जब दो भिड़ेंगे मजबूत टीम में, भारत और ऑस्ट्रेलिया। वेलकम टू न्यूयॉर्क, मैं हूँ राजीव और आज हम बात करने वाले भारत जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई है। एक 2.5 महीने का एक लंबा टूर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरा टीम एनालिसिस को, किस किस प्लेयरों पे नज़र रहेगी, कौन से प्लेयर उभर कर सामने आ सकते हैं, किन प्लेयर पे दारोमदार रहेगी। सबसे पहले दौरे की बात करें जो भारत गई है ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, तो उसमें पहले वनडे से श्रृंखला से शुरुआत होगी। 3 वनडे हैं और 3 T20 हैं। उसके बाद 4 टेस्ट मैच हैं जो 27 नवंबर से शुरू होकर 15 जनवरी को अंतिम टेस्ट शुरू होगा, यानी 19 जनवरी तक दौरे चलेंगे। इस दौरे के एनालिसिस के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, अक्षय विनाश और शाश्वत सृजन। स्वागत है आप लोग का न्यूयॉर्क में। धन्यवाद धन्यवाद राजीव। धन्यवाद सबसे धन्यवाद पहले राजीव, आपको हमें इस पैनल पे बुलाने के लिए, और आशा करते हैं हम आपकी सहायता कर पाए टीम एनालिसिस में। सबसे पहले पूरे जो टीम अनाउंस हुई है, 2.5 महीने का लंबा दौरा है, बबल में खेलना है, और तो पूरा जो टीम अनाउंस हुआ है T20, वनडे और टेस्ट के लिए। सबसे पहले हम शाश्वत का लेते हैं, उस पे क्या विचार है टीम पे? देखा जाए तो टीम फर्स्ट चॉइस टीम है नहीं। हमारे दो प्लेयर्स ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा के फिटनेस में अभी भी सवाल है। हालांकि ईशांत शर्मा एमसीए में ट्रेनिंग करते हुए देखे गए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उनका रोल जो होता है वो बहुत अहम हो जाता है। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने अपनी गेंदों से ऐसा प्रताड़ित किया था कि रिकी पॉन्टिंग संभल नहीं पाए थे, और न्यूजीलैंड में 6-6 विकेट की 2 हॉल्स हैं उनकी। तो ऐसे पिचेस पे उनका रोल अहम हो जाता है। माना कि बुमराह और शमी एक महत्वपूर्ण गेंदबाज साबित होंगे, लेकिन उनके अलावा कौन है? भुवनेश्वर कुमार भी चोटिल है। तो ईशांत शर्मा का टेस्ट में होना एक बहुत बड़ा बूस्टअप रहेगा अगर वो फिट हो जाते हैं। साथ ही साथ रोहित शर्मा शुरुआती लेग के लिए फिट नहीं है, तो उनकी भी नामौजूदगी खलेगी, और कुछ प्लेयर्स को मौका नहीं देना मैं समझता हूँ उतना सही नहीं है। जैसे सूर्य कुमार यादव को मुझे लगता था उन्हें मौका मिलेगा, और ईशान किशन को भी मौका मिलेगा। हम कब तक ऋषभ पंत के साथ चलेंगे? ओवरऑल एक अच्छी टीम है, और मैं अक्षय सर का स्वागत करता हूँ उनका भी, और उनका राय लेना चाहता हूँ पहले तो इस टीम के ऊपर। जी धन्यवाद। निस्संदेह जैसा कि आपने बोला, कुछ महत्वपूर्ण तथा सीनियर खिलाड़ियों के एब्सेंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, जैसे कि रोहित शर्मा लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में, या ईशांत शर्मा की जैसे अभी बातें चल रही हैं शायद वो वापस आ जाए, पर फिर भी अगर नहीं आ पाए तो इनकी एब्सेंस, भुवनेश्वर कुमार की एब्सेंस निस्संदेह भारत को परेशान तो जरूर करेंगी, क्योंकि ये तीनों ही खिलाड़ी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया है पिछले सीरीज में। परंतु इसके बाद भी जो हमारी स्क्वाड है, ऑन पेपर इट लुक्स वेरी केपेबल कि ये लोग मतलब वी कैन बीट ऑस्ट्रेलिया एनी डे ऑन अ गिवन डे। ऐसी क्षमताएं हैं टीम में। हमने वो सारे गैप्स कवर करने की कोशिश किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा की एब्सेंस में मयंक अग्रवाल को तीनों फॉर्मेट में स्क्वाड में लेना, मौका देना, जिन्होंने पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर पे काफी प्रभावित किया था, उनके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। जब हम तीनों फॉर्मेट्स की प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे, प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ थोड़े से गैप्स रह गए हैं, कहाँ थोड़ा और भरा जा सकता था, और किन किन बिंदुओं पर भारत की टीम काफी मजबूत प्रतीत हो रही है। एक हम बात कर रहे हैं दो प्लेयरों की, जैसे व्हाइट बॉल में ऋषभ पंत को जगह नहीं मिल पाई है, T20 में कुलदीप यादव को जगह नहीं मिल पाई है, क्या असर पड़ेगा इसका? अगर आप मुझसे पूछे तो कुलदीप यादव अभी तत्कालिक तौर पे खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जो कि सिर्फ इस आईपीएल से नहीं बल्कि इसके पिछले आईपीएल से भी थी, और उन्होंने T20 में अपनी विकेट लेने की क्षमता उनकी थोड़ी कम हो गई है रिसेंटली, और इकोनॉमी भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है इस समय। वो जो दो स्पिन गेंदबाज है, जो हमारे चहल तथा वॉशिंगटन सुंदर, जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं, उनको मौका देना सही है। लेकिन कुलदीप यादव जैसे मैच विनर के लिए जरूरी है कि उनको निरंतर कॉन्फिडेंस देते रहा जाए। इसके लिए मेरे ख्याल में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में उनसे जरूर 1 या 2 मैचों में गेंदबाजी करानी चाहिए। वो अपनी लय पकड़ने में कामयाब होंगे, उनकी फॉर्म वापस आएगी, तो भारत को इससे जरूर मदद मिलेगी आने वाली सीरीज में। बिल्कुल। और एक प्लेयर जो सिलेक्ट हुए थे, वरुण चक्रवर्ती, चोट के चलते बाहर हो गए हैं। टी नटराजन को मौका दिया गया, हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा किया। शाश्वत पूछना चाहते हैं आपसे, क्या टी नटराजन एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं? जैसे वीवीएस लक्ष्मण ने भी कुछ दिन पहले बोला था कि टी नटराजन का हो सकता है अच्छा प्रदर्शन करें।
जी, जब खलील अहमद आए थे और उनको जबरदस्ती वर्ल्ड कप की स्क्वाड में डाला जा रहा था क्योंकि इंडिया को एक लेफ्ट आर्म सीमर की जरूरत थी। टी नटराजन भी वैसे तो नहीं है सिमिलर, बट लेफ्ट आर्म सीमर है। भारत का हमेशा ऐसा रहा है कि उनको वैरायटी चाहिए होती है, एक लेफ्ट आर्म सीमर की जरूरत होती है। मुझे मेरा ये मानना है कि टी नटराजन एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन उनका वर्कलोड मैनेजमेंट, उनका प्रतिभा का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे आपने अभी कुलदीप का सवाल किया, तो कुलदीप को की कॉन्फिडेंस बिगाड़ने में केकेआर का बहुत बड़ा हाथ है। एक वो बॉलर था जिसने लास्ट ओवर में 6 रन डिफेंड किया था आईपीएल में। वो बॉलर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट लिए थे, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी। उस गेंदबाज में प्रतिभा की कमी कहां से आ गई? जब केकेआर के पास बॉलर की कमी थी, ऐसे जब नारायण खेल नहीं रहे थे, उस समय भी आपने नारायण कुलदीप यादव को नहीं लिया। इतने तो बेकार गेंदबाज नहीं है कुलदीप यादव। तो वैसे ही टी नटराजन की बात की जाए तो उनको मौके देने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो मौके के बाद टीम से निकाल दिया जाए, जैसे खलील अहमद के साथ हुआ। फास्ट बॉलर्स कोई आता है तो प्रतिभा दिखाता है एक दो दिन, उसके बाद वो कहीं खो सा जाता है भारतीय टीम में। और ऐसा मुझे लगता है नहीं होने देना चाहिए नटराजन के साथ। जैसा आपने ईशांत शर्मा को मौका दिया, उमेश यादव को मौका दिया, वैसा ही मुझे लगता है नटराजन को भी देना चाहिए। और क्योंकि भारत को एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जरूरत है। धन्यवाद। कुलदीप यादव की बात करें जहां तक, तो कुलदीप यादव का ऐसा प्रदर्शन आईपीएल में उतना अच्छा हो नहीं पाया पिछले 1-2 साल का देखे या 1 साल भी देखे, तो ऐसा कुछ उन्होंने विकेट लेके या बेन टाइम पे विकेट निकाल के ऐसा कुछ प्रदर्शन दिया नहीं है। शायद ये भी वजह हो सकता है कि उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट T20 से बाहर किया गया है। जी हाँ, हम जी सब हाँ। देखना चाहेंगे कुलदीप यादव को वापस आते हुए। वो अपना समय लें, प्रयत्न करें, मेहनत करते रहें, और हम सब देखना चाहेंगे कि वो वापस आए। शायद हमें वो कुलचा की जोड़ी वापस देखने का मौका मिले। बिल्कुल। उसके बाद जो श्रृंखला शुरुआत हो रही है वनडे से, तो वनडे में क्या टीम हो सकती है भारत की? सबसे पहले यदि आप मुझसे पूछना चाहें, ये मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल, तो मैं कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी एक बड़ा इम्पैक्ट तो डालेगी टीम में, लेकिन अब ये मयंक अग्रवाल के ऊपर है। मुझे लगता है मयंक अग्रवाल वनडे में ओपनिंग करेंगे शिखर धवन के साथ। तो ये उनके ऊपर, उनके कंधे पे काफी बड़ी जिम्मेदारी आती है कि जिस तरह से शिखर धवन और रोहित शर्मा लगातार बड़ी पार्टनरशिप्स करते आए हैं, 10-15 ओवर का गेम अच्छे तरीके से निकाल देते हैं एक 6 या 7 की रन रेट के साथ। उस तरह से जरूरी है कि मयंक अग्रवाल भी ये साथ निभाएं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करें, ताकि आने वाले बल्लेबाज जो कि विराट कोहली हो गए या श्रेयस अय्यर हो गए, या नए रोल में नंबर 5 पे केएल राहुल ने जिस तरह से प्रदर्शन किया पिछले न्यूजीलैंड के दौरे पे, उनके लिए एक अच्छा स्टेज सेट हो सके। ये जिम्मेदारी बल्लेबाजी में रहेगी मयंक अग्रवाल के ऊपर। दूसरी तरफ अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो बॉलिंग का, हमारी बॉलिंग यूनिट के स्पेयर हेड जो है ये बुमराह, वो तो रहेंगे ही, पर उनके साथ भुवनेश्वर कुमार की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी की जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अच्छे से पार्टनरशिप करके बुमराह के साथ टीम को आगे ले जाना होगा। उसके अलावा अगर आप तीसरे गेंदबाज की ओर देखें, तीसरे तेज गेंदबाज किसको ले सकते हैं, तो मेरी सोच के हिसाब से वो तीसरे गेंदबाज सैनी हो सकते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट में सैनी को चांसेस मिलने के थोड़े कम आसार है। और जैसा कि बीसीसीआई ने कहा, वर्कलोड मैनेजमेंट वो टॉप बॉलर्स का देखेंगे, क्योंकि ये सैनी, शमी तथा बुमराह, ये तीन ऐसे गेंदबाज जो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सैनी, शमी और बुमराह, ये तीन होंगे आपके वनडे टीम के 3 गेंदबाज। इसके अलावा चहल से निसंदेह आप गेंदबाजी कराएंगे। टीम में एक समस्या आपको ये हो रही है अभी कि हार्दिक पांड्या जो है वो गेंदबाजी नहीं करा पा रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या जो कि सिर्फ बल्लेबाज है, क्या उनकी टीम में जगह बनती है? ये सोचने वाली बात है। सवाल उठेगा कि आप मनीष पांडे को 6 नंबर पे खिलाएंगे या हार्दिक पांड्या को? टीम मैनेजमेंट को मैदान देख के या ऑपोजिशन देख के इसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। उसके अलावा मैं जडेजा को देख रहा हूँ नंबर 7 पे 5वें गेंदबाज के तौर पे खेलते हुए। ये मेरे विचार है वनडे टीम के बारे में। मैं जानना चाहूंगा शाश्वत से भी उनकी क्या थॉट्स है इसके बारे में। तो मेरा यही मानना था कि 2 बातों पे मैं डिफर करता हूँ अच्छे जी आपसे। पहला कि मनीष पांडे मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगे थे। आपने जरूर कहा कि दोनों में से एक को लेना होगा, पर मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या इज अ मैच विनर ऑन डे। आप चैंपियंस ट्रॉफी का वो पारी नहीं भूल सकते, या फिर कई पारियां ऐसी है जो कि मैंने देखी है खेलते हुए, तो आप उन्हें नहीं भूल सकते।
तो हार्दिक पांड्या को खिलाना होगा। आप उनकी बल्लेबाजी को अगर आप देखिए, ऐसा तो नहीं है वो कभी गेंदबाजी नहीं करेंगे, गेंदबाजी जरूर करेंगे। पोलार्ड हो गए, आपके ब्रैवो हो गए, उन्होंने गेंदबाजी से ब्रेक लिया था क्योंकि वो अपने वर्कलोड को मैनेज करना चाहते हैं और बाद में वो स्ट्रांगली उभर के आए। हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर बॉलर भी बन सकते थे। जब उन्होंने इंग्लैंड में 5 विकेट लिया था तो मैंने वो मैच देखा था, बॉल को स्विंग करा रहे, ऐसे नहीं हो 10-10 ओवर डालने लगे थे। तो आशा करते हैं धीरे धीरे 2-4-4-5 ओवर करते हुए डालेंगे ओवर। या फिर ऐसा है कि अगर किसी एक बॉलर का खराब दिन हो गया या एक बॉलर छोटी हो गया तो आपके पास ऑप्शन भी तो होने चाहिए। आप मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, मनीष पांडे, विराट कोहली को लेकर आप जाओगे, एक भी एक्स्ट्रा बल्लेबाज वैसा आपके पास प्रॉपर नहीं होगा। दो एक्स्ट्रा गेंदबाज हमें लेके चलने चाहिए। तो मैं हार्दिक पांड्या को ही देखूंगा वहां पे। एक और रीजन ये है कि मनीष पांडे को आप 6 नंबर पे वेस्ट करेंगे, वो आते ही चालू होने वाले बल्लेबाज भी नहीं है। दूसरा, सैनी को मैं भी काफी पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे डेप्थ की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दिख रही है क्योंकि शमी वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि डेप्थ में नहीं कर पा रहे थे उतने अच्छे से। 2 प्लेयर की बात करें, संजू सैमसन और शुभमन गिल। संजू सैमसन को दोबारा ऐड किया गया बैकअप विकेट कीपर के तौर पर। क्या लगता है इन दोनों को चांस मिलता दिख रहा है? मुझे लगता है कि संजू सैमसन को जो चांसेस मिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं दिखी वहां पे। और अगर दोनों में से एक की बात की जाए तो शुभमन गिल पहले चॉइस होने चाहिए क्योंकि केएल राहुल एक तरह से अपने पोजीशन को सीमेंट कर चुके हैं। नंबर 5 पे जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका है, शतक मार दिया उन्होंने वहां पे। तो और पंत मुझे आते दिख नहीं रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा कि अगला चॉइस विकेट कीपर का अगर रेगुलर कभी देखना पड़ा तो ईशान किशन ही होंगे। संजू सैमसन ने जो शॉट्स खेले थे मुझे बेसिकली वो गैर जिम्मेदाराना लगे, तो लोग डिफर कर सकते हैं। और आईपीएल में भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखी उनके लाइक बैटिंग में। तो मुझे नहीं लगता उन्हें जल्दी से जल्दी चांस मिलेगा। बात रही शुभमन गिल की, तो उन्हें जरूर चांस देना चाहिए। भारत के फ्यूचर, केकेआर के फ्यूचर कैप्टन बनते मुझे दिखता है। बिल्कुल। उसके बाद T20 श्रृंखला की बात करें जो 4 दिसंबर और 6 दिसंबर 8 दिसंबर को होने वाली है, 3 T20। उसकी प्लेइंग 11 की बात करें तो वनडे से ज्यादा डिफरेंट टीम नहीं है T20 की, 1-2 प्लेयरों को छोड़कर। तो क्या लगता है उसमें प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होंगे? जी, मुझे लगता है कि आपका जो पिछला सवाल था कि क्या संजू सैमसन और गिल इन लोगों को चांसेस मिलने चाहिए, मुझे लगता है ये सवाल ज्यादा एप्लीकेबल है इस T20 फॉर्मेट में। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि T20 भारत क्या करती है कि T20 टीम बनाने के लिए वनडे की टीम को कॉपी पेस्ट करके और कुछ चेंजेस कर देती है। ये अप्रोच मुझे सही नहीं लगता है। तो मेरा मानना ये है कि निसंदेह केएल राहुल ओपनिंग करने के लिए आएंगे। ही इज द फर्स्ट चॉइस ओपनर इन T20 नाउ। वो ओपनिंग करने आएंगे। मुझे लगता है कि उनके साथ भारत को शिखर धवन से ओपनिंग नहीं करानी चाहिए। वी शुड मूव ऑन एंड मे बी गिव अ चांस टू शुभमन गिल, जो कि काफी समय से इंतजार कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए। इसके अलावा मैं इस सीरीज में नजर रखूंगा श्रेयस अय्यर पे कि T20 बल्लेबाज के रूप में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। निसंदेह वो वनडे में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, परंतु भारत के T20 स्क्वाड में ये समस्या दिखती है कि सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं शुरू से जो आते हैं, आप शिखर धवन को ले लीजिए, आप रोहित शर्मा को ले लीजिए, आप विराट कोहली को ले लीजिए, उसके बाद आप नंबर 5 पे अय्यर को देखेंगे या मनीष पांडे को देखेंगे। सारे लोग 1 to 10 बॉल में शुरुआत रन बॉल करते हैं। हमें एक्सप्लोसिवनेस की जरूरत है T20 क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए। तो मैं देखना चाहूंगा कि कुछ मैचेस में अय्यर की जगह पे संजू सैमसन को यहाँ पे मौका मिले। यदि नंबर 4 पे नहीं मिल सकता है तो नंबर 5 पे उन्हें जरूर खिलाया जाए T20 सीरीज में। यदि अय्यर इंप्रेस करने में सक्षम नहीं होते हैं इस T20 सीरीज में बड़े मंच पे, तो आने वाली अपकमिंग इंग्लैंड सीरीज के लिए मैं देखना चाहूंगा सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन को टीम में आते हुए, ताकि खिलाड़ियों को हीट वहां पे फील हो। यहाँ पे फिर दोबारा नंबर 6 पे आप जाएंगे तो ये समस्या है कि हमारे हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं बैक प्रॉब्लम्स की वजह से। अभी वो कितने फिट हुए हैं, बॉलिंग वो करने में कैपेबल होंगे या नहीं होंगे ये देखना होगा। पर मैं इसके नंबर 6 पे मैं उन्हें ही रखूंगा क्योंकि जिस तरह से वो विस्फोटक पारियां खेल सकते हैं, भारत को बहुत जरूरत है ऐसे। बाकी सारे बैट्समैन हमारे मोस्टली एंकर हैं। इसके बाद मैं देखना चाहूंगा 2 स्पिन गेंदबाजों को, जो कि हमारे होंगे वॉशिंगटन सुंदर और चहल। इन दोनों को मैं देखना चाहूंगा टीम में। और जहां तक 3 तेज गेंदबाजों की बात करें, बुमराह रहेंगे, चहल रहेंगे, ये दोनों हमारे स्पेशलिस्ट T20 बॉलर हैं। इनके अलावा मैं चाहूंगा कि T20 में नटराजन को एक मौका मिले। जो सवाल आपने पूछा था एक्स फैक्टर का, वो एक्स फैक्टर हाँ जरूर दिखाई देता है नटराजन में।
जितनी यॉर्कर गेंदें उन्होंने फेंकी, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान किया, इम्पैक्ट विकेट्स लिए उन्होंने आईपीएल में, जिस तरह से एबी डिविलियर्स को आउट किया, वो सब दिखाता है उनका डेथ ओवर में कितना कंट्रोल है उनकी गेंदबाजी पे उनका। जरूर उन्हें मौका देना चाहिए। तो ये रहेगी मेरी T20 स्क्वाड। शाश्वत बात करते जहाँ जो स्पिनर्स की, चहल सुंदर या चहल जडेजा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब टीम जाती है तो बैट्समैन की तरफ ज्यादा झुक जाती है इंडियन टीम, जो बैटिंग भी कर ले बॉलिंग भी कर दे। तो जडेजा इज बेटर देन सुंदर इन बैटिंग मुझे करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बात ऐसे कह नहीं सकते, सुंदर भी ओपनिंग कर चुके हैं, लेकिन जडेजा बिल्कुल आप भरोसा ज्यादा कर पाओगे। मुझे आज भी न्यूजीलैंड में उन्होंने खेली वाली वो पारी याद है जहाँ पे उन्होंने मैच को टाई करवाया था। मैं आज ही ऐसे हाईलाइट देख रहा था तो आरसीबी के खिलाफ एक मैच याद आता है जब विनय कुमार को 15 रन डिफेंड करने थे और जडेजा ने अगले दिन मैच जीता। और इस आईपीएल में भी बैटिंग चेन्नई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छी उन्होंने की, उनको मौके नहीं मिले। और मैं आज भी मानता हूँ कि जडेजा को अप द ऑर्डर मौके मिलने चाहिए, और बेहतरीन बल्लेबाज है, ऐसे ही किसी के 3 शतक नहीं हो जाते हैं, तो टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। क्योंकि फिर आपके पास ऐसा रहेगा ना, जितनी ज्यादा पे स्ट्रॉन्ग बैटिंग होगी उतनी ज्यादा रिस्क लेके श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और केएल राहुल खेल पाएंगे। तो सुंदर, और ये भी है ना कि T20 में आप अगर 5 कर लेते हैं सुंदर को भी, तो छठा ऑलराउंडर या तो जडेजा या हार्दिक, कोई एक ही खेल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि सुंदर को 1-2 मैचेस में ना मौका मिल पाए अगर, तो भी जडेजा से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। माना कि सुंदर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और लेकिन मैं एक प्लेयर को यहाँ मिस कर रहा हूँ जिसे पक्का मौका मिलना चाहिए। आई थिंक उसके साथ इंजस्टिस होता है, अक्षर पटेल। आई डोंट नो क्या क्राइम था उनका, उनसे कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं थी जिनके कारण उसे स्क्वाड से निकाला गया। आई थिंक ही इज बेटर T20 बॉलर देन वाशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से। और इस बात पे मैं अक्षय सर आपकी राय भी जानना चाहता हूँ कि अक्षर पटेल पे दिल्ली का भी भरोसा नहीं रहता और अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो कोई खराब नहीं है। जी, वाशिंगटन सुंदर की अगर बात करें तो वो काफी युवा है, और जितना मैंने उन्हें भारत के डोमेस्टिक सर्किट में देखा है, वो काफी एक बल्लेबाजी में भी विस्फोटक एलिमेंट ऐड करते हैं। हालांकि ये हम कभी आज तक आईपीएल में उस लेवल पे नहीं देख पाए, बट उन्होंने तमिलनाडु के लिए बैटिंग के लिए ओपनिंग भी की है, नंबर 4 पे भी बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें एज अ ऑलराउंडर भी कंसिडर किया जा सकता है, गिवन चांसेस ही कैन परफॉर्म। और याद करेंगे अगर एक मैच ये आईपीएल में, तो विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स को 6 नंबर पे भेज के उनसे पहले वाशिंगटन सुंदर को भेजने का एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि उस मैच में सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट उसके पीछे कारण ये है कि मिडिल ओवर्स में अराउंड 12 to 14 ओवर्स, जहाँ पे टीमें अक्सर लेग स्पिनर को लगा के गेंदबाजी करती है, वहां पे एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होना जरूरी होता है जो कि हु कैन टेक ऑन देम। जडेजा भी निसंदेह ये काम कर सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि बॉलिंग में जिस तरह से एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज वाशिंगटन सुंदर ऐड करते हैं, जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करना है, एक टॉप ऑर्डर का विकेट निकाल लेने की जो क्षमता है उन्होंने, जो बैक टू बैक उन्होंने डिस्प्ले की है, इस कारण मुझे लगता है उन्हें मौका मिलना चाहिए। जहां तक रही जडेजा की बात, जडेजा हमारे मैच विनर है, ऑफ कोर्स वनडे टीम में उनकी जगह ऑलमोस्ट फिक्स है, और इसके अलावा उन्हें टेस्ट में भी चांसेस हैं। तो अगर हम सारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मौका मिलना चाहिए सुंदर को। जहां तक अक्षर पटेल की बात रही, अक्षर पटेल हैड हिज फेयर चांसेस ऑलरेडी इन क्रिकेट। वो 2015 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी गए थे, उन्हें निरंतर चांसेस मिला परफॉर्म करने का, जिसे वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए। अब जबकि वो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें लगातार ऐसे ही गेंदबाजी प्रदर्शन करके प्रभावित करते रहना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि भारत के टीम में जो मौजूदा स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई काफी बुरा करे तो उनकी जगह पे शायद उन्हें चांस मिले। ठीक, बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट श्रृंखला की, जो 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला, अंतिम टेस्ट 15 जनवरी को होगा। उसके पहले 2 प्रैक्टिस में से 6 दिसंबर को प्रैक्टिस मैच है सिडनी में, और 11 दिसंबर को सिडनी में ही प्रैक्टिस मैच है। तो टेस्ट स्क्वाड क्या लगता है ओवरऑल? ये रोहित शर्मा की वापसी हो रही है टेस्ट में, विराट एक टेस्ट खेल के जा रहे हैं, क्या असर हो सकता है? मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे रहाणे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि पिछले कुछ मैचेस में रहाणे ने दिखाया है, और पिछले कुछ टाइम से वो एक अग्रेसर के भूमिका में जल्दी शुरुआत करते हैं और काउंटर अटैक करते हैं। वो मुझे लगता है उनको ऐसे ही खेलना होगा। और
बहुत अहम रोल हो जाता है, बिकॉज एक्सपीरियंस की साफ कमी झलक रही है। अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो वो नॉन एक्सपीरियंस है, मैं उन्हें एक्सपीरियंस नहीं मानता टेस्ट क्रिकेट। और एक अहम भूमिका मुझे लगता है, अगर शाह फिट होते तो मैं उनसे स्टार्ट करूंगा, बिकॉज इज अ मैच विनर बिहाइंड द स्टम्प्स। और बॉल अगर थोड़ा भी हरकत करता है जैसा करेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो एक पिंक बॉल टेस्ट भी है, तो मुझे लगता है फिर बहुत जरूरी हो जाता है कि अच्छे कीपर की भूमिका होना। पंत इट्स वेरी नाइस, और उन्हें मुझे लगता है उनके टैलेंट को जाने नहीं देना चाहिए, ऐसे टीम से निकाल देना उचित नहीं था, मेरा ऐसा मानना है। बट स्टिल मैं साहा से स्टार्ट करूंगा, उनकी फिटनेस बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, रहाणे की फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, और पुजारा एक बिल वॉल की तरह काम करेंगे, और उनका जो फॉर्म है वो सीरीज को डिसाइड करेगा। मेरा तो मानना है कि पुजारा का फॉर्म ही सीरीज को डिसाइड करने वाला है, क्योंकि पिछले श्रृंखला में पुजारा ने जैसे खेला था, लाइक पिछले कुछ श्रृंखला में उनका परफॉर्मेंस रहा है कि ऐसा रहते थे कि लास्ट तक नॉट आउट रह जाते थे और बहुत तेज खेलने लगते थे अंतिम विकेटों के साथ। तो ऐसा मैं परफॉर्मेंस पुजारा और नहार से उम्मीद करूंगा, और उन पे ही है। आप ऐसा कह सकते हो मयंक अग्रवाल है हमारे पास, केएल राहुल है, ये है वो है, जो भी है हमारे पास, ऋद्धिमान शाह है, हमारे रोहित शर्मा है, बहुत लोग हैं, बट स्टिल it all depends on Pujara and Rahane, and in bowling it depends upon Bumrah and Shami. बिल्कुल। और बात करें जब विकेट कीपर की, साहा और पंत की कंपैरिजन, तो साहा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट कीपिंग अच्छी की है, लेकिन जो बैटिंग है उनका उतना अच्छा हुआ नहीं है। जरूर उन्होंने एक शतक लगा के मैच बचाया था, लेकिन जहाँ पंत है, पंत ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, शतक लगाया 2, लेकिन मैच सिचुएशन के अनुसार वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं, शतक लगाए हैं ऐसे मैच में जहाँ पे उतना उसका वैल्यूएशन नहीं रखा जा सकता है। तो ये होगा। अक्षय सर, आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या होगा टेस्ट का, किन प्लेयर क्या लगता है? जहां तक प्लेइंग 11 की बात करें या ओवरऑल स्क्वाड की, टेस्ट स्क्वाड की, मुझे लगता है कि पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर पे हम लोग दो ओपनर्स के साथ जो आए थे, वो दोनों पिछले, केएल राहुल की बात कर ले, ये लोग इंग्लैंड टूर से अच्छा फॉर्म लेकर नहीं आ रहे थे, जो कि इनका ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी रिफ्लेक्ट हुआ। बट अगर हम अभी बात करें, हम देखें मयंक अग्रवाल जो कि हमारी फाइंड थे, ही वाज आवर फाइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टूर, वो और उसके अलावा रोहित शर्मा भी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो मैं ओपनिंग पार्टनरशिप में इन्हीं दोनों को रखना चाहूंगा शुरुआती मैचों में। हालांकि शाश्वत का पॉइंट सही है कि रोहित शर्मा को एज अ टेस्ट बैट्समैन, वो भी सीधे ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ा कंसिडर करना मुश्किल होगा। उनके ऊपर दबाव होगा अपने आप को खुद को साबित करने का स्विंगिंग पिचेस पे, पर फिर भी गिवन हिज एक्सपीरियंस, उनका मैच समझने का एबिलिटी, उनके अंदर जितनी चेंजेस आ चुके हैं अभी, जितने रिस्पॉन्सिबल प्लेयर वो बन चुके हैं, मैं चाहूंगा कि इनसे ही ओपनिंग करूं। इसके इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि एटलीस्ट जो न्यू बॉल है, एटलीस्ट 15 ओवर 20 ओवर खेल के गेंद की शाइन कम कर दे, ताकि आने वाले बल्लेबाजों को, पुजारा को या कोहली को, जो पीछे के बल्लेबाज आए, उनके लिए मददगार साबित हो। मैं ये सिचुएशन नहीं चाहता हूं कि 15 रन पे 2 विकेट गिरे हुए हैं और हमारे विराट कोहली या हमारे पुजारा जिनका रहाणे आके मैदान में खड़े हैं। ये जिम्मेदारी रहेगी, इसलिए मयंक अग्रवाल का रोल यहाँ पे बड़ा हो जाता है। उन्हें रोहित शर्मा की मदद करनी है, रोहित शर्मा को मयंक अग्रवाल की मदद करनी है, और दोनों को एटलीस्ट हर मैच में, हर पारी में मेरी उम्मीद रहेगी कि 60-70 रन की पार्टनरशिप उनको करनी चाहिए। इसके अलावा पुजारा तो जितना उनके बारे में बात की जाए कम है। उनका जो इम्पैक्ट है और उनका जो इम्पोर्टेंस है इस टूर पे, पिछले सीरीज में उन्होंने जैसे प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया टूर पे, मैं उनसे उम्मीद रखूंगा कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में वो अपने आप को एंकर नंबर 1 के रूप में स्थापित करें। इसके अलावा पहला मैच जो डे एंड नाइट पिंक मैच हम लोग खेल रहे हैं, उसमें विराट कोहली तो रहेंगे ही। उम्मीद रहेगी कि घर जाने से पहले वो फिर से हमें एक शतक का चेहरा दिखा कर जाए। उनकी गैर मौजूदगी में मुझे लगता है कि केएल राहुल को मौका मिलेगा नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने का। ये उनके लिए खुद को साबित करने का, खुद को टेस्ट बल्लेबाज के तौर पे वापस करने का एक मौका होगा। मुझे एक रोमांचक बात याद आ रही है कि वर्ल्ड कप खेल के हम लोग जब वापस आए थे और केएल राहुल का प्रदर्शन भी अच्छा था, शिखर धवन का प्रदर्शन भी अच्छा था, तो इस जगह नहीं मिल रही थी कि किसको किस स्थान पे रखे, तो विराट कोहली ने एक सीरीज में रेस्ट लेकर केएल राहुल को नंबर 3 पे खेलने का मौका दिया T20 में, वनडे में, और वहां से केएल राहुल ने मुड़ के पीछे नहीं देखा, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ये टेस्ट सीरीज भी वैसी ही हो, जो विराट कोहली के दिए हुए मौके पे केएल राहुल खुद को चमका के टेस्ट क्रिकेट में पुनर्स्थापित कर सके।
इसके अलावा और रहाणे एज अ कैप्टन। जी शाश्वत आप कुछ बोल मैं रहे कह रहा था केएल राहुल ने जो अपना 199 का पारी खेला था वो ओपनिंग में नहीं बनाया था, वो डाउन द ऑर्डर ही मारा था वो, तो खेल सकते हैं नीचे भी। हाँ निसंदेह खेल सकते हो। मेरा मानना है कि केएल राहुल जो कि एक टेस्ट बैट्समैन ही थे मूलतः, रणजी में उन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे, उन्होंने ओवरसीज सेंचुरी मारी हुई है इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में। टेक्निक की कमी नहीं है, मुझे लगता है फॉर्म की कमी के कारण उनका कॉन्फिडेंस गया हुआ था। शायद ये वो सीरीज होगी जब वो अपना फॉर्म वापस लेके आएंगे, इतना बड़ा रोल जो उन्हें दिया गया है। इसके अलावा रहाणे के ऊपर कप्तानी की जिम्मेदारी होगी, इस जिम्मेदारी शायद ये जिम्मेदारी उन्हें निखार दे। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को और पुजारा को और इसके अलावा रविचंद्र अश्विन को इन्हें एज ए सीनियर मेंबर होते हुए मदद करनी है रहाणे की कप्तानी में। इसके इसके अलावा हनुमा विहारी का स्थान 6 नंबर पे है। शायद इंडिया वहां पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है अगर हम चांसेस देना चाहे थोड़ा शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में टेस्ट में। अगर एक दो मैचेस खिला के देखना चाहे तो शायद देखा जा सकता है। वैसे हनुमा विहारी ने भी खुद को स्थापित किया हुआ है इस फॉर्मेट में। जहां तक आप विकेट कीपर की बात करें तो मेरा मानना यह है कि ओवरसीज में जहां विकेट इतनी टर्न नहीं होती है वहां हमें एज ए स्पेशलाइजेशन विकेट कीपिंग से ऊपर बल्लेबाजी को रखना है। इसलिए मैं साहा ऑल्दो वो वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर है, रवि शास्त्री कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट विकेट कीपर है, बट उनके ऊपर मैं रखना चाहूंगा शुरुआती मैचों में ऋषभ पंत को जरूर, क्योंकि बैटिंग में मैं एक इम्पैक्ट देखना चाहूंगा ऋषभ पंत का। और जो ऋषभ पंत जो बाकी दो फॉर्मेट में लिमिटेड ओवर्स में नहीं खेल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो टेस्ट में अपने बैट से जवाब देकर दिखाए कि क्या कैपेबिलिटी है उनकी। वो अपना उन्होंने जो इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो सेंचुरीज बनाई थी उस चीज को वापस करके दिखाए, ये मैं चाहूंगा उनसे। जहां तक रही गेंदबाजी की बात, उम्मीदें हैं कि ईशांत शर्मा जिस तरह से एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं, सही चल रहे हैं। सौरव गांगुली ने भी बोला कि हम उन्हें एयरलिफ्ट करके ले आएंगे इंडिया से और ये प्रैक्टिस मैचेस में मौका देके देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ईशांत शर्मा जैसा इम्पैक्ट प्लेयर जरूर आए टीम में वापस। उसके साथ हमारे पास अवश्य बुमराह है, शमी है, इनके में अच्छी कैपेबिलिटी है। चौथा गेंदबाज अगर आपको ट्राई करना है तो उमेश यादव तो आपके पास है ही, काफी अच्छे लेंथ के और स्विंग गेंदबाज। उनके अलावा जो हम दो नए गेंदबाज ले आए सैनी तथा सिराज, इन्हें शायद एक मैचेस में मौका देके देखा जा सकता है, ऐसा ऐसा मेरा विचार है। जहां तक स्पिन गेंदबाजी का सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है भारत के लिए डिसाइड करना कि आपको जडेजा को खिलाना है या आपको कुलदीप यादव को खिलाना है, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट लिए थे, या आपको रविचंद्रन अश्विन को खिलाना है। ये डिसीजन लेना काफी मुश्किल होगा। अगर हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग थोड़ी कमजोर लगेगी देखने में तो मुझे लगता है शायद जडेजा को प्रेफर किया जाए। ओवरसीज में भारत की ये रणनीति रही है पिछले कुछ सालों में कि जडेजा को अश्विन को प्रेफर करते हैं, बट फिर भी ये इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं देखना चाहूंगा कैसा होता है। जी हमको लगता है टीम शुरुआत करेगी अश्विन के साथ, उसके बाद देखेगी कैसा रहा है प्रदर्शन उसके बाद सारी। पृथ्वी शॉ को कंसीडर नहीं कर रहे आप लोग, क्यों? मैं तो पृथ्वी शॉ को कंसीडर कर रहा हूँ। जब ऐसे कोहली पृथ्वी शॉ की बात है, मुझे पूरा लगता है कि एक दो मैचेस में उन्हें मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि मे बी फिटनेस का सवाल ही उन पे और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल है उनके बिहेवियर का। और फेम के कारण जो कुछ लोग होते हैं जो शायद रास्ता भटक जाते हैं, वो चीज मुझे दिखता है। और इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी के कारण उन्हें सस्पेंड किया जाता। चोटिल जरूर हुए थे लेकिन पूरे दौरे से इसलिए बाहर हुए थे क्योंकि इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी था, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली न्यूज आती। और मैं कहता हूं कि मौका उन्हें मिलना चाहिए, जरूर मिलेगा। और जहां तक रही जडेजा अश्विन कुलदीप की, तो जडेजा के साथ स्टार्ट करना मेरे लिए सही, मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि पंत की बात कर रहे हैं, उन्होंने 150 रन बनाए थे जो भी उस मैच में जडेजा ने भी अच्छा पारी खेला। तो बैटिंग जडेजा अगर 50-60 रन बना देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा रोल होगा। हनुमा विहारी, मैं एक चीज मैं बायसनेस देखता हूँ कि जो टेस्ट स्पेशली क्रिकेटर होता है जैसे चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी, उनके स्थान पे, उनके रोल पे, उनकी टीम में जगह पे जल्दी सवाल उठता है, और जो सारे फॉर्मेट खेलते हैं उन पे जल्दी सवाल नहीं उठता है। तो ये भी एक गौर करने वाला विषय होगा कि हम क्या करते हैं। बट शॉ के साथ ओपन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि रोहित शर्मा के पास टेस्ट में और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में उन्हें खिलाना मस्ट बन जाता है, और मयंक अग्रवाल को तो आप छेड़ेंगे नहीं। तो आई थिंक सो कि पृथ्वी शॉ की अभी जगह नहीं बनेगी, बट बननी चाहिए।
मेरे विचार में पृथ्वी शॉ के बारे में यही है कि वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, वो फ्यूचर भी है टीम का। अभी करेंटली वो आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी खिलाड़ियों की खराब फॉर्म नहीं है जिंदगी में, बहुत लोगों की खराब फॉर्म आई है, बट आजकल वो आउट होने के बाद जिस तरह से क्लूलेस दिखाई देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता गेंद कहाँ से आई कहाँ घुस गई। तो उन्हें शायद डोमेस्टिक में जाके कुछ मेहनत करके कुछ परफॉर्म करके वापस टीम के दरवाजे नॉक करने चाहिए। वो स्क्वाड में है तो, पर मुझे लगता है ये मार्की सीरीज जो कि इतने इंपॉर्टेंट होने वाली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, जहां पे हमारे पास एस्टैब्लिश 2 बैट्समैन हैं जो कि पिछले डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में बेहतर परफॉर्म करके आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चेंज करना चाहेंगे। जरूर हमने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड टूर पे मयंक अग्रवाल के साथ मौका दिया था पृथ्वी शॉ को ओपन करने का, वो वहां पे भी इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं रहे। मुझे लगता है कि ही विल हैव टू वेट फॉर हिज चांस नाउ। मेरा एक और बात अगर मानना एक था और सवाल है। कि जहां बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है उमेश यादव का रोल बड़ा होगा शमी और बुमराह से, कि रिवर्स बॉल होगी, निश्चित होगी। थूक नहीं लगाना है, बॉल जल्दी पुरानी होगी। मे बी ये एक हो पाएगी, थूक लगाएंगे नहीं तो आप एक साइड को कैसे साइन करेंगे, वो एक इशू हो सकता है। अदरवाइज बॉल ज्यादा रिवर्स करेगी जैसे पिचेस देखने को मिल रहे हैं। अग्री टू यू। उमेश यादव एक काफी बेहतरीन स्विंग गेंदबाज हैं। उनके जैसा स्विंग मैं नहीं देखता हूँ और बाकी बॉलर्स में। बैक प्लेयर की बात करें तीनों श्रृंखलाओं में, वनडे, टी20 और टेस्ट में, एक एक प्लेयर का आपका नाम क्या, पहले टी20 और वनडे के बताइए। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि वनडे में मयंक अग्रवाल इज समबडी दैट वी शुड लुक फॉर, और जहां तक टी20 क्रिकेट की बात है वहां तक एक्स फैक्टर नटराजन के प्रदर्शन पे नजर रहेगी। वनडे में मैं देख रहा हूँ कि कैसा परफॉर्म करेंगे। मेरे हिसाब से केएल राहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। टी20 में भी मैं पिक करना चाहूंगा एक बल्लेबाज को ही, वो बल्लेबाज है हमारे विराट कोहली। और उसके बाद टेस्ट में अगर बात की जाए तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा फॉर्म हमारे फास्ट बॉलर का रहता है। बेसिकली उमेश यादव, बुमराह और शमी, इन तीनों के ही फॉर्म पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप 200-250 तक अगर ऑल आउट कर दे रहे हो तो फिर आप यहाँ से मैच जीतोगे। अगर 400-450 के स्कोर हो रही है, यू आर नॉट गोना विन फ्रॉम दैट। या राइट। टेस्ट के लिए जहां तक टेस्ट के लिए बात है, वहां तक जैसे कप्तान विराट कोहली की सोच है टेस्ट के लिए कि बॉलर्स विन द मैचेस इन टेस्ट। उनका जो फोकस है बॉलिंग पे, तो बॉलिंग यूनिट में मेरा मानना ये है कि एज ओवरऑल बॉलिंग यूनिट हमारी टीम को काफी बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। बल्लेबाजी को कैपेबिलिटी है ही निसंदेह, बट इन परिस्थितियों में जहाँ पे विराट कोहली नहीं है, वहां पे फिर से ओपनिंग में रोहित शर्मा का इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो जाता है। उन्हें प्रदर्शन करना पड़ेगा खुद को स्थापित करने के लिए वहां पे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि केएल राहुल का नंबर 4 पे प्रदर्शन देखना पड़ेगा हमें। अगर आप तीनों मिलाकर ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा स्टेज है एक केएल राहुल के लिए, जिसे कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट नेक्स्ट कैप्टन के तौर पे देख रहा है, तथा टेस्ट में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में खुद को चमका पाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाए। निसंदेह उन्हें फिर आगे रोकने वाला कोई नहीं होगा। विराट के अपशंस में कप्तानी कौन करेगा, रहाणे या रोहित? मेरा वोट, माय वोट इज फॉर रहाणे। ऑब्वियसली रहाणे ही करेंगे, और ऐसे वाइस कैप्टन को हटा नहीं सकते हैं। ये तो सिर्फ स्पेकुलेशन की बात है, बट रूल से कुछ चलता है और रहाणे को कैप्टन। मैं इस बहस के पक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऑनेस्टली पूछे तो रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 में स्थान भी फिक्स नहीं है टेस्ट में। ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि वो महान बल्लेबाज नहीं है या कुछ है, या उनके में कप्तानी के गुण नहीं है, पर कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके प्लेइंग 11 में स्थान जिसका भी पक्का नहीं है, किसी उप कप्तान को हटाकर आप उन्हें मौका दे, ये मैं नहीं समझता, ये न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। इसलिए मैं रहाणे के साथ ही रहूंगा। जाते जाते प्रेडिक्शन ले लेते हैं तीनों श्रृंखलाओं का, क्या रहेगी रिजल्ट? मेरा मानना है वनडे 2-1 इन द फेवर ऑफ इंडिया, टी20 3-0 इन द फेवर ऑफ इंडिया, और टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-1 इन द फेवर ऑफ इंडिया, 1 मैच ड्रॉ। एग्जैक्ट तो बता पाना काफी मुश्किल है, बट टी20 श्रृंखला शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और वनडे और टेस्ट में भारत के पक्ष में, क्योंकि टी20 में टीम बहुत अच्छी है, नंबर 1 साइड है। तो मतलब बहुत रिमार्केबल है ये। आप गौर करोगे कि ऑस्ट्रेलिया एक समय नंबर 5-6 पे रहता, वहां से
वन ऑफ द टॉप टीम अभी है ऑस्ट्रेलिया T20 में, दैट्स रिमार्केबल जर्नी। तो जस्टिन लैंगर है उनके साथ, और T20 के लिए वो बहुत, मैं फेवरेट मान रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको का आप जुड़े हम लोग न्यूज आर्क के साथ, अपना व्यू शेयर किया। और सभी दर्शकों को बता दें कि इस ऑस्ट्रेलिया दौरे को हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, तो टाइम टाइम पे हम लोग लाइव या वीडियो लेके आते रहेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।